जरूरतमंद लोगों को बांटा कब मनेंद्रगढ़ में अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आंवला की कैंडी बनाए अधिक लाभ कमाएं। हमारे जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार तो कहीं फूल की अवस्था पर होगी। तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल में बुआई के बाद किए जाने वाले कार्यों को सही तरीके से किया जाए। अगर फसल प्रबंधन ठीक से नहीं होगा तो उपज में कमी आएगी। इसलिए आप कैसे करें सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ रामेंद्र कुमार सिंह। किसान भाई राम राम। अभी वर्तमान में सरसों की फसल जो जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनके लिए समसामयिक सलाह दी जा रही है। अभी सरसों में फली बनने की अवस्था आ रही है। सरसों में दो मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं जिसमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो पुष्पन अवस्था और दूसरा फली बनने की अवस्था। अभी वर्तमान में पुष्पन अवस्था का समय जा चुका है, फली बनने की अवस्था फसलों में देखी जा रही है, जिसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि पानी अवश्य दें। जिनके पास सिंचाई का साधन है वो अवश्य दें। उसका ध्यान रखें कि पानी का व्यर्थ इधर उधर बहाव ना हो और जल का भराव ना हो। जल भराव होने से जल गलन का स्थिति बन जाती है और सरसों की फसल नुकसान हो सकता है। अतः किसान भाई पानी लगाने के बाद समय पे वहाँ पे उपस्थित रहें और पूरा पानी लगाने के पश्चात ही खेत छोड़कर अपने अन्य स्थल पर जाएं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरसों की फसल में इस समय आने वाले कीट और रोगों की पहचान करके जल्द से जल्द नियंत्रण करें। दूसरी अवस्था आती है फली बनने के बाद। माहू कीड़े का सबसे ज्यादा प्रकोप सरसों की फसल में देखने को मिलता है। इसके लक्षण है कि वो छोटे छोटे काले काले दाने की तरह पूरे फली पर चिपक जाएंगे, पत्तियों पे चिपके रहेंगे और उनके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपचिपा सा आपको पत्ती या फली पे महसूस आएगा, जो समझ में आ जाएगा कि ये माहू कीड़े का प्रकोप हो गया है। माहू के कीड़े के प्रकोप का नियंत्रण के कई उपाय हैं। पहले तो मैं किसान भाइयों को प्राकृतिक के संबंध में बताऊंगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से इनका उपचार किया जा सकता है। उसके लिए एक नीमास्त्र होता है। नीमास्त्र में नीम का आप पत्ती ले लें और उसको भी इसी विधि से 1 लीटर में आधा किलो नीम का पत्ती को उबालें और उसका जब पानी आधा आपका हो जाए तो उसको आप उसका अर्क को जमा करके टंकी में डालकर 40 से 50 ml के हिसाब से प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव करेंगे। ये भी लाभप्रद है। अगर इन दोनों उपाय अपनाने के पश्चात भी अगर रोकथाम नहीं होता है तब किसान भाई जाकर
रासायनिक दवा को उपयोग करें। रासायनिक दवा इसमें सिस्टमेटिक दवा जो होता है इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, अथवा थाइमोथेक्साम ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, जिससे कि माहू कीट का प्रकोप रोका जा सकता है। सरसों का सफेद रतुआ रोग, इस रोग से पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर ये आपस में मिलकर अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। पत्ती को ऊपर से देखने पर गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी रोग फूल और फली पर केकड़े के समान फूला हुआ भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। इसके अलावा रिडोमिल MZ 72, WP और मैंकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल से 45 और 55 दिन की फसल पर करने से रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। और जनवरी माह के अंतिम और फरवरी के शुरुआत में ही अचानक से टेम्परेचर ऊपर की ओर जाता है, जिससे सरसों का फसल की पत्तियां गिरने लगती हैं और उस समय एक बहुत ही बृहद बीमारी आता है, उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। इसका पहचान ये है कि आपके पत्तियों पे और पौधे के आसपास सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखेगा, भुभुतिया टाइप का एक पाउडर चूर्ण दिखेगा, तो समझ लीजिए कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो चुका है। इसके रोकथाम के लिए जैसे ही आपको प्रथम स्टेज में उसका सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं, उसमें से आपको सल्फर युक्त फफूंदनाशक, गंधक युक्त फफूंदनाशक दवा का उपयोग करना है। फफूंदनाशक दवा जैसे बाविस्टिन हो गया अथवा डाइथम जेड 78 हो गया, इन दवाओं का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी से फसलों को रोका जा सकता है। सरसों का तना सड़ना या पोलियो रोग, सरसों की फसल में ये रोग फूल आने के बाद ही पनपता है। इस रोग से तने के निचले भाग में मटमैले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह धब्बे रुई जैसे सफेद जाल से ढके होते हैं। रोगों की अधिकता में पौधा मुरझाकर टूट जाता है या फिर नीचे की ओर लटक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। बीजोपचार करके ही बुआई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर फसल के अवशेषों को नष्ट कर दें। सिफारिश से अधिक नाइट्रोजन प्रयोग ना करें। बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो 0.1% की दर से कार्बन डाइजिम दवा फूल की अवस्था पर 10 दिन के अंतराल में 2 बार पत्तियों व तने पर छिड़काव करें। वर्तमान में किसान भाइयों को एक समसामयिक सलाह दी जाती है कि अभी टेम्परेचर धीरे धीरे कम की ओर जा रहा है, जिससे कि पाला पड़ने की संभावना फसलों में बन रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से आग्रह है कि वो सायकल सिंचाई करें और सिंचाई, जिनके पास सिंचाई की सुविधा सिंचाई करें, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो खेत में आसपास इकट्ठे कचड़ों को मेड़ पे जमा करके उसको जलाएं और शाम को जलाएं, ताकि धुआं बन के खेत का ऊपर एक ढक आवरण सा बन जाए। लेकिन आग जलाते समय किसान भाई विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आग जला के वो इधर उधर ना चला जाए, क्योंकि वो आग इधर उधर फैलता है और आपकी फसलों को नुकसान भी कर सकता है। सिंचाई करने आग लगाने में अगर कोई समस्या आ रही है तो 1% थाई यूरिया का घोल का छिड़काव करें। मेरे द्वारा बताए गए हम छोटी छोटी बातें और उपायों को और अपना कर कम लागत में सरसों फसल की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज 10 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। पीएम ने 9 जनवरी को सम्मेलन का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। सीएम ने प्रवासी भारतीयों का किया स्वागत, कहा भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय आते हैं नजर। सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अपने संबोधन में कहा, 8 साल में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आंवला का आयुर्वेद औषधि में काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और आंवला अक्टूबर से जनवरी तक बाजार में खूब मिलता है।
इस समय तो आप ताजा ताजा आंवला अपने रोजाना के खाने में चटनी बनाकर आंवले फ्राई या सूप में किसी भी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन कई बार बाजार में इसकी अधिक आवक होने के कारण किसानों को इसका अच्छा दाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान आंवला की कैंडी बनाकर बेचे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आंवला से कैंडी बनाना काफी आसान है, इसे आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। किसान भाइयों नमस्कार। जो लोग आंवला की खेती करते हैं तो वो आंवला की खेती के साथ अगर उसको परिरक्षित भी अगर करेंगे तो उनको बेहतर आय प्राप्त करेगा। आंवला के विभिन्न उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे मुरब्बा, कैंडी, अचार, उसके माउथ फ्रेशनर, चटनी। इससे आप जो है आजकल कैंडी का बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बाज़ार में बढ़ रहा है और इसको आसानी से आप व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बाजार में आंवले की आवक शुरू हो जाती है। आंवले से अचार, मुरब्बा, जूस, कैंडी के जैसे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी आंवले का इस्तेमाल काफी किया जाता है। आंवले के गुणों के कारण ही इसकी बाजार में मांग भी काफी है। आंवले ताजा हो या सूखे, दोनों रूप में इनका इस्तेमाल सेहत के लिए लाभकारी होता है। मुरब्बा और कैंडी में कुछ ज़्यादा उसका जो प्रोसेसिंग कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मुरब्बा जो है चीनी के सिरप में रखा रहता है और कैंडी जब हम बनाते हैं तो लास्ट स्टेज में उसको सिरप से अलग करके और थोड़ा सा उसको जो है सुखाने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको हम कैंडी कहते हैं। कैंडी बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। आंवला, चीनी, नमक और साइट्रिक एसिड ये पदार्थ है जो आपको आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले एक आकार के साफ सुथरे फलों का चुनाव करें। फलों को चुनते समय ध्यान रखें कि फल किसी प्रकार से विकृत या कीट व्याधि से ग्रसित ना हो। फिर फलों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह से धो लें और फलों का पानी सूखने के लिए रख दें। आंवला के फलों में कैसलापन होता है, इसको दूर करने के लिए नमक पानी में भिगोएं। तो आंवला का कैंडी बनाने के लिए आंवला को पहले जो है नमक के घोल में डाला जाता है। पहला दिन हम उसको 2% नमक के घोल में डालते हैं, दूसरे दिन उसकी मात्रा हम 4% कर देते हैं, तीसरे दिन उसको 6% कर देते हैं और लास्ट दिन उसको 8% कर देते हैं। ये नमक के घोल में डालने का मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें कसैलापन होता है। उसका कसैलापन दूर करने के लिए इसको नमक के घोल में डाला जाता है और तब तक डाला जाता है, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और जब ये 8% हो जाता है तब उसको थोड़ा सा प्रिक किया जाता है। प्रिक जो है मुरब्बा बनाने में ज़्यादा प्रिक किया जाता है और कैंडी बनाने में ज़्यादा प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उसको खौलते हुए पानी में ब्लांच करना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। उसके बाद जब दबाया जाता है तो वो टुकड़ों में हो जाता है। अगर आप आंवला के फलों को उबालने की वजह भाप में पकाएं तो और भी अच्छा रहता है। आंवला पक जाने के बाद फलों को नुकीली चम्मच से हल्के छिद्र कर लें ताकि फलों में चाशनी अच्छी तरह से भर जाए। फलों को अच्छी तरह से पकाने के बाद फाकों को निकाल लें और गुठली अलग कर दें। अब उस दिन जो है पहला दिन जो है अगर 1 kg अगर आप आंवला लिए हैं तो कैंडी बनाने के लिए आपको 1 kg चीनी की आवश्यकता होगी। तो उसको चीनी की मात्रा एक साथ नहीं मिलाना है, हम लोग 2 या 3 दिन में उसकी चीनी की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पहला दिन जो है हम 300 ग्राम चीनी में लेयर बना के चीनी डाल के इसको छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो सिरप बन जाता है, उसमें फिर 300 ग्राम जो है चीनी मिला के उसका सिरप बनाते हैं। जब खौलने लगता है तो उसको हम आग से उतार देते हैं और फिर जो है उसमें जो टुकड़ा है वो डालते हैं। चीनी के जब हम उबालते हैं तो उसमें टुकड़ा डाल के नहीं उबालना है, तो चीनी के सिरप को छान लेना है, टुकड़ा को आपको अलग करना है और जो सिरप है उसको आपको उबालना है और उसमें साइट्रिक एसिड भी मिला दिया जाता है। जनरली 1 kg में हम 3 ग्राम साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होगी, आधा चम्मच जो है साइट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है। तीसरे दिन जो है हम रिमेनिंग जो भी चीनी बचा हुआ है उसको मिला के उसके सिरप को खौलाते हैं और फिर आंवला जो है उसमें डालते हैं और रात भर छोड़ देते हैं।
इसको आप 2 दिन छोड़ सकते हैं। अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप फिर दूसरे दिन आपको फिर उस टुकड़े को बाहर निकाल के उसको थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए, फिर उसमें आप जो है आंवला का टुकड़ा डाल के छोड़ दीजिए। 5वें दिन जो है आपको आंवला के टुकड़े को जो है रस से बाहर निकाल लेना है। ट्रे में बिछा के आप जो है शेड में ही आप छोड़ सकते हैं 2-3 दिन के लिए, या अगर धूप है तो धूप में 1 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि वो जो उसमें चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए। और बाद में उसको आप जो है डब्बे में पैक जो है उसमें पैक करके जो है आप उसको कर सकते हैं। कैंडी को अच्छी तरह सुखाने के बाद बची हुई चीनी का बारीक पाउडर बनाकर कैंडी के ऊपर छिड़काव करें। इससे कैंडी में मौजूद अतिरिक्त नमी कम हो जाती है। फिर कैंडी को अच्छी तरह से सुखाकर हवाबंद डिब्बे में अच्छी तरह पैक कर दें। इससे कैंडी कई महीनों और सालों तक सुरक्षित रहती है। जनरली जो 10 केजी जो अगर आंवला से आप कैंडी बनाते हैं तो उसका आधा मतलब 5 केजी के करीब जो है आपको कैंडी प्राप्त होता है। और वही मुरब्बा बनाइएगा तो आपको 10 केजी से करीब 12 से 13 केजी आपको मुरब्बा प्राप्त होता है। तो आप इस आसानी से कैंडी का बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको आप अच्छे व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं किसान भाई लोग। और जो महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि हम अपने परिवार के आय में अपना योगदान दें, वो आसानी से इसको जो है एक व्यवसाय के रूप में अपना सकती हैं। और इसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और इसके लिए आप प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। बहुत से संस्थान हैं जहाँ पे आंवला का कैंडी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा अगर प्रशिक्षण ले लीजिएगा तो आप एक हाई क्वालिटी जो है कैंडी बना सकते हैं, जिसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज 10 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि हो रहे शामिल। पीएम ने 9 जनवरी को सम्मेलन का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। सीएम ने प्रवासी भारतीयों का किया स्वागत, कहा भारतीयों की क्षमता से आज पूरा विश्व परिचित। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारतीय आते हैं नजर। सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अपने संबोधन में कहा 8 साल में भारत बना दुनिया का 30 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। केचुआ को कृषकों का मित्र और भूमि की आंत यूं ही नहीं कहा जाता। ये केचुए पोषक तत्वों से भरपूर उत्तम जैव खाद्य का निर्माण करते हैं। जी हाँ, खेती बाड़ी के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वर्मी कंपोस्ट से बेहतर और कोई दूसरी खाद नहीं है। ये न केवल काफी सस्ता खाद है, बल्कि किसान इसे स्वयं आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस जरूरत है किसान प्रशिक्षण लेकर इसे बनाने की शुरुआत करे और समय समय पर इसकी सही देखरेख करते रहें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में समुचित जानकारी, जिसे बता रही है कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना शर्मा। केचुआ खाद हमारे किसान भाइयों के लिए, कृषक परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा खाद है और ये समझिए कि ये सस्ता, सुलभ और आसानी से बनाया जाने वाला खाद है और इसको किसान भाई उपयोग करके जैविक उत्पादन ले सकते हैं और अपने उत्पाद का खूब ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है।
इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। केचुआ खाद बनाने की अगर जैसे मैं विधि की बात करूं, खाद बनाने के लिए आपको केचुए की आवश्यकता होगी और जो भी आपके घर में उपलब्ध जो भी आपका जैविक जो कचरा है, जैसे मान लीजिए कि किचन से रसोई घर से प्राप्त जो आपके पास जो अपन बोलते हैं कचरा निकलता है, छिलका निकला हुआ है या अपन ने पत्तियां वगैरह है, तो उनका जो भी कचरा बचा हुआ है, और अगर मान लीजिए आपके पास मवेशी है, गाय वगैरह है, तो उसके जो 5-6 दिन का पुराना गोबर जो कि अपन बोलते हैं कि ठंडा हुआ गोबर, उसको भी इसमें अपन उपयोग कर सकते हैं। उसमें अपन ने परत द परत अपन ने जैसे कचरा उसको भरते गए, जो भी अपने रसोई का कचरा था वो डाल दिया, चारा वगैरह डाल दिया, जो भी जैविक कचरा आपके पास उपलब्ध है वो डाल दिया। फिर एक परत अपन ने उसमें जैसे गोबर जो अपना ठंडा वाला गोबर है, कम से कम 5-6 दिन वाला पुराना गोबर, उसको कहीं अलग रख के अपन ने ठंडा कर लिया, फिर उसमें डाला, फिर थोड़ी सी नमी डाल दी, थोड़ा पानी छिड़क दिया। ऐसे परत द परत अपन करके इसको पूरा कर लेंगे और ऊपर की परत में अपन केचुआ छोड़ देंगे। केचुआ रहता है जिसे हम लाल केचुआ बोलते हैं, इसिनिया फिटिडा, वो वाली श्रेणी वाले केचुए को इसमें डाला जाता है। तो जो हमारे ये लाल केचुआ है, जो भी आप इसको जैविक पदार्थ जो देंगे, ये सारी चीज़ों को खा के ये जो पचा के जो मल जो निकालेगा, इस मल को ही हम लोग केचुआ खाद बोलते हैं। और उसके ऊपर उनको बोरियों से ढक देंगे, गीली बोरियों से ढक देंगे, या फिर घास वगैरह से भी आप ढक सकते हैं। और बीच बीच में आप देखते रहेंगे कि आपकी पिट में नमी बराबर मेंटेन्ड है, तो केचुआ ऊपर की तरफ से खाते खाते नीचे की तरफ जाता जाएगा और आपके ऊपर जो मल निकालते जाएगा, तो ऊपर आपकी खाद तैयार हो जाएगी। क्यारियों को तेज धूप वर्षा से बचाने और केंचुओं के तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखने के लिए घास फूस बने से छप्पर और चारों ओर हरी नेट से ढकना लाभकारी होता है। इसके अलावा आजकल HDPE प्लास्टिक से बनी हुई वर्मी पिट भी बाजार में उपलब्ध है, जिनमें आसानी से केंचुआ खाद बना सकते हैं और इनका उपयोग कई वर्षों तक कर सकते हैं। और बीच बीच में आपको निरीक्षण करते रहना है ताकि इसमें चींटियां ना लगे, किसी और तरह का कीड़े ना लग जाए, जो कि अपन के केंचुए के लिए नुकसानदायक। तो आप देखेंगे कि केंचुए खुद ही बहुत सारे मतलब आप और बहुत सारे केंचुए बन गए हैं। तो आप एक पिट जैसे आपने केंचुआ लिया, तो उसके बाद आप इसको बेच भी सकते हैं और ये बहुत अच्छी कीमत पे जाता है। और मान के चलिए कि जैसे ये केंचुआ खाद आपका अच्छी गुणवत्ता का बना है, तो 7 रुपये से 10 रुपये किलो भी आसानी से आपको गांव से ही लोग लेके जा सकते हैं। अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवा में परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड की ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्र हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं, तब केंचुआ खाद को बड़े से आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो आप इसको ढेरी लगा दें और पील अप कर दें, तो केंचुआ आपको पूरे नीचे की तरफ में रह जाएगा और ऊपर ऊपर से आप छान के अलग करते जाएं। केंचुए का जो ककून है वो सारी चीज़ें आप ले जाके फिर उसमें ऊपरी सतह से फिर डालें और बोरियों से ढक दें। और ये जो वर्मी कंपोस्ट आपने बनाया है, इसको आप पहले छान के अच्छे से और बोरियों में बंद कर लें और फिर उसके बाद इसको छाया वाले स्थान में आप संग्रहित करें और रखें, ताकि इसमें जो इसकी गुणवत्ता है वो बनी रहे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुकेरी, जिला शिवपुरी के किसान मोहन राजावत ने। आप मिर्च की फसल में श्याम वर्ण रोग की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो मोहन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। ये बीमारी का जो है कारक जो है फफूंद जनित है और ये बीमारी जो है इसके होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए और उस उपयुक्त वातावरण में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो और नमी जो है 90 से 95% के आसपास हो, वैसी स्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इस समय का अगर वातावरण मिले, खासकर जो नवंबर या दिसंबर के समय भी आजकल तापमान इस तरह का अगर आ जाता है तो वैसे परिस्थिति में इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदुनुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रोग का हम पहचान कैसे करें। इस रोग को पहचान करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण आते हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारित टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी जो है इसकी टहनियाँ से होती है जिसको हम डायबैक बोलते हैं, डायबैक डिजीज। ये ऊपर की टहनियों से मुरझाना शुरू होते हैं और नीचे तक सूखते जाते हैं। तो ये तनों पर इसका लक्षण देखा गया। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है। और इसमें जो है जो फल लगते हैं उस फल में भी जो है गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे आपस में मिलके बड़े हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो जो हमारा जो मिर्च है उसका जो है फल का आकार विकृत हो जाता है, जिससे इसकी काफ़ी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक अवस्था में जो है जो एंथ्रेक्नोज लगती है वो पत्तियों पर लगती है, फिर हमारे टहनियों पर लगते हैं। टहनिया के ऊपर भाग से ये सूखकर नीचे की तरफ आती है, इससे हम पहचान सकते हैं। और फलों पर भी जो है काले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, आपस मिलकर बड़े धब्बे बनाते हैं, जिसके कारण जो फल हैं उसके गुणवत्ता को ये काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर सकते हैं। रोग की रोकथाम के उपाय: खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें। उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% का घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।